अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वजीह गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड इट्स वैक्सीनेशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक ऐसी किस्म का वायरस है जो कि मुतासिर करता है हमारे गले को और जेनिटल ट्रैक्ट्स को, और ये मोस्टली एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ में से ये एक डिज़ीज़ है, एक वायरस है। अच्छा, अब इसकी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैंसर्स हो सकते हैं वो है सर्वाइकल कैंसर, पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर या फिर ओरोफेरेंशियल कैंसर। और इसकी वैक्सीनेशन और इसकी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन द प्रिवेंशन ऑफ दीज cancers to develop, because the incubation period of this virus is almost about 10 to 15 years, यानी कि 10 से 15 साल लगते हैं अगर एक मरीज़ डायग्नोज होता है विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो और अगर वो उसका क्योर नहीं लेता, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो 10 से 15 साल लगते हैं चेंज होने में नॉर्मल सेल्स को। 10 से 15 साल लगेंगे नॉर्मल सेल्स को चेंज होने में इनटू द कैंसर सेल्स। अच्छा, अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है पैप स्मीयर। एक स्वाब लिया जाता है विजाइनल एरिया से या पेनाइल एरिया से, विजाइनल स्वाब लिया जाता है और उसके थ्रू उसे फिर उसकी स्लाइड तैयार की जाती है और फिर उसके थ्रू देखा जाता है कि क्या एक इंडिविजुअल में ये वाला वायरस ग्रो तो नहीं कर रहा। अगर ये वाला वायरस ग्रो कर रहा हो तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, जनरल फिजिशियन उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है। अच्छा, ये स्लाइड पे नज़र कैसा आता है, ये एक कॉलीफ्लावर ग्रोथ लाइक होती है, जैसे बंद गोभी का फूल होता है उस तरह ये वाला वायरस माइक्रोस्कोपिकली उस तरह से दिखाई देता है। इसके मुख्तलिफ टाइप के स्ट्रेन्स हैं, मुख्तलिफ टाइप के इस वायरस के इकसाम हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 है। इसके अलावा जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इकसाम हैं वो 16, 18, 6, 11, 35, 33 इस तरह की इसकी मज़ीद इकसाम भी हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कैंसर के अलावा जो जेनिटेलियाज होते हैं हमारे, उस पर अगर जेनिटल वॉर्ट्स हों तो वो भी एक कॉज होता है फॉर दिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का। अच्छा, अब बात आती है कि इस वायरस के लिए किस किस्म की वैक्सीनेशन अब तक आ चुकी हैं। आफ्टर मच रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हुआ और उसके बाद फिर ये पता चला कि 3 डिफरेंट टाइप की वैक्सीनेशन मार्केट में अब मौजूद हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द सर्वैरेक्स विच इज़ बाइवेलेंट, मतलब ये प्रोटेक्ट करती है दो स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, वो हैं 16 and 18. So Cervarix is given intramuscularly and it provide protection against human papilloma virus 16 and 18. इसके अलावा 2 और वैक्सीनेशन हैं जो कि गार्डिसल के नाम से आती हैं। एक सिंपल गार्डिसल है और एक गार्डिसल 9 के नाम से। सिंपल गार्डिसल इज़ क्वाड्रावेलेंट वैक्सीनेशन, मतलब कि इसमें 4 डिफरेंट वायरस के स्ट्रेन हैं, जिसमें से 6, 11, 16 और 18 हैं। और जो गार्डिसल 9 है उसमें 9 डिफरेंट इकसाम के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के स्ट्रेन्स हैं, उसकी सब टाइप्स हैं, उसकी इकसाम्स हैं, जैसे 6, 11, 16, 18, 33, 35, 45। ये इसकी डिफरेंट इकसाम हैं जो कि इस वैक्सीनेशन में मौजूद हैं। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक ओपीडी में एक पेशेंट आके पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें कौन सी ऐसी एज है जिसमें हमें ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। सबसे बेस्ट जो एक सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड है वो 9 साल से लेकर 16 साल के बच्चों तक में है, बोथ लड़के भी और लड़कियां भी।
दोनों दोनों जेंडर में 9 साल से लेके 9 साल से लेके 26 साल तक के बच्चे में ये वाली वैक्सीनेशन दी जाती है। इसके बाद फिर 27 से 27 से 45 ईयर्स तक की एज में एक कैचअप टाइम है। मतलब कैचअप टाइम का ये मतलब है कि उस टाइम पे अगर वैक्सीनेशन दे दी जाए तो इट्स गुड, but it's not protective or it's not as much effective as to be given at the age of 9 to 26 years. अच्छा, और आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स ये वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं होती। 45 ईयर्स 45 साल की उम्र के बाद इस वैक्सीनेशन का कोई रोल नहीं होता। वैक्सीनेशन एक्चुअली जो हम देते हैं उसका मकसद ये होता है कि हम एक लिविंग वायरस डॉर्मेंट सोई हुई पोजीशन में बॉडी में इंजेक्ट कर दें, ताकि हमारी जो बॉडी है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारा उस वायरस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, अब इसका शेड्यूल क्या है, इस वैक्सीनेशन को देने का शेड्यूल क्या है? तो जो बच्चे 9 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उन्हें ये 0 मंथ और फिर 6 माह के गैप के बाद नेक्स्ट डोज दी जाती है। मतलब 9 से 14 साल की अगर एक रेंज में एक बच्चा बोथ मेल और फीमेल, लड़का या लड़की, अगर आपके पास प्रेजेंट करते हैं तो आपने एक डोज वैक्सीनेशन की अगर आज दी है तो ठीक उसके 6 माह बाद आप नेक्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन देंगे तो उसका कोर्स पूरा हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर 15 से 26 साल का बच्चा या बच्ची आपके पास आता है तो उसकी वैक्सीनेशन सबसे 3 डोजेज़ उसे लगाई जाती हैं। सबसे पहली डोज 0 मंथ पे होती है, उसके बाद वाली डोज 2 महीने के वक्फे से दूसरे मंथ पे होगी और उसके बाद वाली डोज 4 माह के वक्फे से छठे महीने में होगी। यानी कि जो 15 से 26 साल के बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें 3 वैक्सीनेशन डोजेस होंगी, 0, 2 एंड 6 मंथ्स पे। इसके अलावा अगर 27 से 45 साल का लड़का या लड़की प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें इसी तरह से 3 डोजेस दी जाएंगी। और अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें जरासीम से लड़ाई करने की क़ुव्वत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसे भी रिकमेंड की जाती हैं 3 ही डोजेस। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैक्सीनेशन दे देने के बाद एक पेशेंट करता है वो ये कहता है कि हम तो वैक्सीनेशन की डोज करवाना भूल ही गए, हमें याद ही नहीं रहा, डेट मिस हो गई। तो उस केस में क्या किया जाए? सबसे पहली बात तो ये कि वैक्सीनेशन को अपने ही टाइम पे दिया जाना बेस्ट होता है। अगर इन केस पेशेंट को नहीं याद रहा और वो वैक्सीनेशन की अपनी वो डोज मिस हो जाती है, उससे वो टाइम उससे मिस हो जाता है, तो जैसे ही मरीज़ को याद है उसकी वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल हो जानी चाहिए। अब इसका लगाने का तरीका क्या है? ये सिंपल मसल में लगाई जाती है, छोटी सी स्ट्रेंज होती है, मसल में लगाई जाती है, या तो अपर आर्म या फिर थाई पे। अच्छा, अब जैसा कि हर गोली का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, इसी तरह वैक्सीनेशन का भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को जहाँ पे वैक्सीनेशन लगी है वहाँ पे ख़ारिश हो सकती है, कोई रैश बन सकता है, छोटी सी गिल्टी बन सकती है, या फिर मरीज़ को इसके अलावा किसी भी किस्म का उस जगह पे कोई ब्रूज बन सकता है। तो ये जो स्लाइड से जो साइन एंड सिम्टम साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं आफ्टर गिविंग दिस वैक्सीनेशन, उसे क्योर करने का बस यही तरीका है कि उस जगह पे ठंडे आइसिंग जो बर्फ़ है आइस की टकोर की जाए, बर्फ़ से उस जगह की टकोर की जाए, या फिर कोई ना कोई एंटी एलर्जी सिंपल खा ली जाए। So I hope you like my video. This was all about my discussion today. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.